आज हमें फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो 2 दिन पहले का वो लेक्चर कंटिन्यूअस 2 दिन बैक जाएंगे तो आपको यूट्यूब पर वो लेक्चर मिलेगा, आप उसे देख लें। कल हमने मॉडर्न इंडिया का पहला यूनिट जिसमें 3 छोटे चैप्टर्स हैं उसे हम लोगों ने कनेक्ट किया और उसे पढ़ना शुरू किया। क्योंकि कल जहां हमने क्लास को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल कहां क्लास छोड़ा था जल्दी से 5 मिनट में रिव्यू कर लें जिससे आगे बढ़ सकेंगे। अभी जिस जगह पर हैं वो है यूरोपियों का आगमन विषय, यूरोपीय समूह के बीच संघर्ष और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। इन 3 छोटे टॉपिक को जोड़कर एक इकाई के रूप में हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक, इस विषय को हमने पढ़ना शुरू किया तो यूरोपियों के आगमन से शुरू किया। चलिए, हमने बताया कि हमें उन प्रारंभिक परिस्थितियों का अध्ययन करना है जो वैश्विक स्तर पर थी। हम वैश्विक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय कारक तत्व थे जिसके कारण यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आई, जो आज तक नहीं आई थी। तो ऐसा क्या हो गया जो इस बार आई, इस पर हमने चर्चा की। फिर हमने चर्चा शुरू की घटनाक्रम के रूप में। इसमें 2 चीज हमने आपको पढ़ाया। पहली चीज के अंतर्गत कि सब जो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ तथा उन्होंने भारत में आकर क्या कुछ किया, उनके क्रियाकलाप हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। केवल एक व्यापारिक कंपनी के बारे में कल हम पढ़ पाए, वो था पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी। ठीक, उनका आगमन और उनके क्रियाकलाप हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आई थी डच कंपनी, फिर अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी। तो अभी बाकी सारी व्यापारिक कंपनियों का आगमन पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के बीच हुए संघर्ष। इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार के लिए आपस में लड़ाइयाँ की, हम उसे भी पढ़ेंगे और तब हम इसके परिणाम पे पहुंचेंगे। परिणाम के रूप में अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना हुई, ये हम देखेंगे। और अंग्रेज जब प्रधान व्यापारिक शक्ति बने तो उन्होंने भारत की राजनीतिक शक्तियों को भी हराया। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि हम उनके गुलाम बन गए। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग क्लोज करेंगे, तब ये यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी। राइट, चलिए साहब, इसे पढ़ाने के लिए हमने कुछ मानचित्र का प्रयोग किया। सबसे पहले हम इस अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से हमने आपको जिस समय व्यापारिक कंपनियां आई, वो 1498 में पहली व्यापारिक कंपनी आई पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के आगमन के समय की वैश्विक दशा का हमने वर्णन इस मैप से किया। इसमें हमने समझाने की कोशिश की कि नीले रंग की रेखाओं के माध्यम से उसमें समुद्री व्यापार कहाँ कैसे होता था। लाल रेखाओं के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि स्थलीय व्यापार कैसे होता था, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था। हमने कहा था ना हम वैश्विक परिस्थिति समझेंगे तो वैश्विक मानचित्र से समझेंगे। हमने बताया कि ये जो सेगमेंट था, इस इलाके में पहले बैजेंटाइन नाम का साम्राज्य था जिसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। 1453 ईस्वी के आसपास यहाँ एक घटना घटी और यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले तुर्की राज्य की स्थापना हुई। बैजेंटाइन साम्राज्य बंद कर दिया गया, यानी विनष्ट हो गया। और इसका असर ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग से मसाला यूरोप पहुँचता था उसे यूरोप पहुँचने से रोक दिया गया। इसके बाद यूरोप के लोगों को जब मसाले की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने एशियाई बाजारों में खुद जाकर के मसाला लाने का निश्चय किया। इस दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय खोज हो रहे थे, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, कुतुबनुमा यानी कंपास की खोज हुई, जो नौवहन प्रौद्योगिकी थी यानी जो समुद्रिक यातायात के संसाधन थे अर्थात नावों का उन्नत विकास हुआ। परिणाम स्वरूप यूरोप के लोग यूरोप से बाहर निकलकर नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज करने लगे। इस दौरान नए नए स्थलों की खोज हुई, जैसे अमेरिका इसी समय खोजा गया, ऑस्ट्रेलिया इसी समय खोजा गया। जैसे अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने की। कोलंबस स्पेन से रिलेटेड है तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करता कैप्टन कुक ब्रिटेन से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की और ये सब आपसे प्री में पूछा गया है। आई रिपीट, न्यूजीलैंड के आसपास के इलाके की खोज तस्मान ने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की जो ब्रिटेन से था, और कोलंबस ने खोजा अमेरिका को। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से दुनिया परिचित नहीं थी।
पहली बार इन जगहों की खोज हुई। पहली बार इंसान ने जाना कि पृथ्वी गोल है। मैगलन नाम का साहसी यात्री नाव से चला, एक तरफ से घूमकर पूरे विश्व से एक ही जगह पहुंचा, तो कहा नहीं पृथ्वी गोल है, क्योंकि उसके पहले तक पृथ्वी फ्लैट मानी जाती। सब हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जागरण जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे, यहाँ आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने मैगलन की चर्चा कल के क्लास में नहीं की थी। इस दौरान जो नई चीजें शुरू हुई, उससे यूरोप से भारत तक जाने के नए मार्गों की खोज हुई। इस मानचित्र का हमने सहारा लिया। यहाँ पर हमने दिखाया कि ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। स्पेन से देखिए कोलंबस चला गया, अमेरिका की खोज कर बैठा। फिर भी अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पर नहीं है, अमेरिका का नाम वेस्पुती अमेरिगो के नाम पर है, जिसने मूल स्थल न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी। तो अमेरिका का नाम वेस्पुती अमेरिगो के नाम पर अमेरिका पड़ा, जबकि खोज करता है कोलंबस। इस रास्ते से एक पुर्तगाली व्यापारिक यात्री वास्को डिगामा भारत गया और यहां से अफ्रीका से घूमकर भारत जाने के मार्ग की खोज हुई। अफ्रीका से घूमकर भारत तक पहुंचने के मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। वास्को डिगामा कौन था? एक पुर्तगाली व्यापारिक यात्री है। उसकी मदद एक गुजरात के गाइड ने की थी, अब्दुल मजीद। कुछ पुस्तकों में अब्दुल मनीद नाम मिलता है, आप कोई भी नाम ले। अफ्रीका तक के दक्षिणी मार्ग की खोज किसने की? तो बार्थोलोमेव डिमोज ने की। ये सारे नाम आपसे प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स में। तो पॉज कर करके रोक रोक के मेरे मुंह से निकले हुए सब वक्तव्य आप नोट बनाते चलें। क्लास में इस बात की उम्मीद मत करिए कि मैं कहूँ अच्छा भाई चलो लिखना शुरू करो, पॉइंट 1 पॉइंट 2। आईएएस और पीसीएस स्टैंडर्ड की इस क्लास में इस चीज की उम्मीद कम रखिएगा। इतनी जरूरी चीजें मेरे लेक्चर में आपको मिलती हैं, वो आप उसे नोट डाउन करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब पहली बार आप हमारा लेक्चर सुन रहे हो तब नोट मत बनाया करिए, उससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। एक दो बार और रिवाइज करोगे तो 100% चीजें तैयार होती चलेंगी। तो हमने ये भी पढ़ा कि पुर्तगाली यहाँ से आए गए। फिर हमने पुर्तगालियों के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां आपको दी, जैसे पुर्तगाली पहली बार कब पहुंचे, किस जगह पर पहुंचे, किस बंदरगाह पर रुके, भारत की उपाधि, भारत के राजा की उपाधि क्या थी, कौन इनका मार्गदर्शक था, दूसरी बार उनके टीम लीडर का नाम क्या मिलता है, तीसरी बार कौन टीम लीड करके आया, पहली बार महानिदेशक का पद या गवर्नर का पद किसको मिला, नीले शांत जल की पॉलिसी क्या थी, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रणाली क्या थी, अस्तादो द इंडिया ये किसको कहते थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम के गवर्नर की क्या गतिविधियां रहीं, उससे संबंधित क्या क्या सवाल पूछे गए, नूनो डी कूना के समय क्या खासियत रही, गोवा कितने जीता और गोवा को राजधानी किसने बनाया, पुर्तगाली भारत को क्या क्या चीज देकर गए। इसमें तंबाकू के साथ साथ आप इसमें लीची जैसी चीज भी आप जोड़ लें, संतरा जैसी चीज ऑलरेडी हमने लिख रखी, सब उनकी देन थी जो हमारे देश में आई थी। काजू के साथ साथ बादाम भी है। तो आज हमारे देश के ये जो उत्पाद हैं ये पुर्तगालियों की देन है, जो दुनिया से हम तक लाकर दिखे। पतन के कारण भी हमने कल बता दिया। तो हमने यहाँ तक ये चर्चा की कि पुर्तगाली आए, उन्होंने क्या क्या किया। ध्यान से सुनेंगे। पुर्तगाली ही वो व्यापारिक समूह हैं जो सबसे पहले भारत आएंगे और सबसे बाद में भारत को छोड़कर जाएंगे। ठीक, तो इसी को हम लिस्ट आउट भी कर लेते हैं, जहां हमने पुर्तगालियों को लिखना शुरू किया है। पुर्तगालियों का आगमन होता है 1498 में और ये भारत से छोड़कर जाएंगे 1961 में। ठीक, ये पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब फिर से चलते हैं वैश्विक मानचित्र पर। तो डच क्यों आए हमारे देश में, ये हमें समझना होगा। ठीक, ये जो जोन है ये है हॉलैंड का इलाका, हॉलैंड या नीदरलैंड का इलाका। हम दूसरे कलर को यूज करें तो बेहतर समझा पाएंगे। ये जो है ये हॉलैंड का इलाका, नीदरलैंड का इलाका। 1498 1498 इट मींस 1500 के आसपास अब पुर्तगाल व्यापारिक केंद्र बन गया। अभी तक यूरोप में ट्रेड एंड कॉमर्स का जमावड़ा कहाँ होता था? इटली के रोम में या इटली के वेनिस नाम के बंदरगाह पर। तो पूरे यूरोपीय व्यापार का केंद्र बिंदु पहले कौन सा प्रदेश था? उसमें इटली नाम का देश नहीं था। हम पढ़ाएंगे विश्व इतिहास में। इटली नाम के देश का उद्भव 1870 में होता है, 1870 में। और हम अभी बात करें 15वीं शताब्दी, 300 साल बाद इटली नाम के देश का जन्म होगा। यूरोप में जर्मनी नाम का भी इसमें कोई देश नहीं, उसका भी जन्म 1870 में होगा। कैसे, सब चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है।
इसलिए इस समय आपको रोम शब्द मिलता है, रोमन संस्कृति शब्द मिलता है, जो मूलतः इटली के आसपास का क्षेत्र था। व्यापार का केंद्र था पहले रोम या आधुनिक इटली का वेनिस या वेनेशिया नाम का प्रांत। अब यह केंद्र खिसक कर चला गया पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अब इसका फायदा राजनीतिक क्षेत्र में लेना शुरू किया। वो यूरोप के उन्हीं देशों को मसाला बेचता जिससे उसके मधुर संबंध होते, जिनको नहीं होते वो इनडायरेक्ट मार्केट से खरीदते जो उनके लिए महंगा पड़ता। धीरे धीरे 107 साल का समय बीता। इस 107 साल के दौरान इन पुर्तगालियों ने 3 महासागरों पर अपना प्रभाव जमा कर रखा। ये देखिए अटलांटिक महासागर, ये देखिए हिंद महासागर और ये है प्रशांत महासागर। इन तीनों महासागर पर पुर्तगालियों ने नियंत्रण रखा। कहते हैं कि 1485-86 के आसपास हॉलैंड, जिनके निवासियों को डच कहा गया है, उन्होंने भी दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया और सीधे मसाला लाने का मन बनाया। 1886-87 से लेकर 1601 ईस्वी के बीच में 1-2 नहीं 15 यूरोपीय नावों की टोलियां इस दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र में गई, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय मसाला उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मलक्का इसकी महत्वपूर्ण मंडी थी। डचों ने यहाँ जाना शुरू कर दिया और अंततः ये भारत भी पहुंचे। ये भारत पहुंचते हैं 1605 ईस्वी में। इस प्रकार 1486-87 ईस्वी से डचों ने भी अब एशियाई महाद्वीप से जाकर मसाला लाने का मन बनाना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा हम डचों के बारे में जरा जान लेते हैं और डचों की गतिविधियों पर हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक, चलिए साहब। डच दूसरे व्यापारिक समूह के रूप में आते हैं डच, जिसे हम हॉलैंड निवासी अथवा इन्हीं को हम नीदरलैंड निवासी, नीदरलैंड आधुनिक नाम, नीदरलैंड हम निवासी कहेंगे। इन्हें इतिहास में डच कहा गया। इनका जो भारत आगमन हुआ वो कब हुआ? तो इनका भारत आगमन हुआ 1605 ईस्वी में। ठीक, हालांकि कंपनी बनी थी, जो भारत आई थी वो 1602 ईस्वी में बनी और ये लोग भारत पहुंचते हैं 1605 ईस्वी में, जिसे बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। मूल नाम क्या था सब चर्चा करेंगे। डच भी भारत पहुंचे। डच सबसे पहले 1605 ईस्वी में जो अपना व्यापारिक मुख्यालय बनाते हैं वो भारत की पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक केंद्र विकसित करते हैं। जैसे पुर्तगालियों ने पश्चिमी दक्षिणी तट में कोचीन पर सबसे पहले अपना मुख्यालय बनाया, तो इन्होंने आज के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम नाम की जगह पर 1605 ईस्वी में इन्होंने जो प्रमुख बस्ती अपनी बसाई, प्रमुख बस्तियां जो इन्होंने बसाई, उसमें से जो पहली बस्ती थी वो थी मछलीपट्टनम। मछलीपट्टम, इसी को मसूलीपट्टम भी कहते हैं, एक ही शब्द है। मसूलीपट्टम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती बसाई। यूरोपीय जो व्यापारिक बस्ती बसाते थे उसे फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन हाउस। टेक्निकली वो प्रोडक्शन हाउस ना होकर वेयर हाउस यानी गोदाम होते थे। क्या करते थे ये? बंदरगाह के आसपास ये एक भवन या तो किराए पर ले लेते थे या अपनी पसंद से बना लेते थे। साल के 12 महीने इस समय नाव समुद्र में चलाना मुश्किल होता था। ज्योग्राफी आप पढ़ते होंगे तो ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, क्योंकि या तो समय के साल के कुछ वक्त समुद्र की तरफ यानी स्थल से समुद्र की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो उसे स्थल समीर कहा जाता है। तब बंदरगाहों से नौकाएं समुद्र की तरफ जाती थी और जो समुद्री समीर होता है, जब समुद्र से हवाएं स्थल की तरफ आती थी तो पाल वाली नौकाओं को लेकर चलना आसान होता था।
तो जब तक मशीनों का इस्तेमाल नावों में शुरू नहीं हुआ तब तक 12 मास नाव चलाना मुश्किल होता था। तो कुछ समय के लिए ये समुद्र से बंदरगाह तक आते, फिर कुछ समय यहीं पर लैंड पे रुकते। इस दौरान ये भारत के अंदरूनी बाजार से माल खरीदते और अपने गोडाउन में डंप कर देते थे। इसी गोडाउन को ये फैक्ट्री कहते थे। उस समय ये कुछ भी उत्पादित नहीं करते थे, लिहाजा इनकी फैक्ट्री से आप कंफ्यूज ना हो। तो एक नया तकनीकी शब्द हमारे सामने आएगा, फैक्ट्री। और फैक्ट्री का मतलब उत्पादन केंद्र नहीं होता था, ये एक तरह का गोदाम होता था और गोदाम के आसपास ये बस्ती बसाते थे। इसी को आप व्यापारिक बस्तियां कहेंगे। व्यापारिक बस्तियां होती थी। फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा गया है। जो व्यक्ति फैक्ट्री का हेड होता था, गोडाउन का हेड होता था, उसे फैक्टर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पहला तो मछलीपट्टनम में, फिर दूसरा इन्होंने अपनी व्यापारिक बस्ती बसाई पेत्तोपोली में। पेत्तोपोली में यह भी पूर्वी तट का ही एक बंदरगाह स्थल था। तीसरा इन्होंने बसाया पुलिकट में। 1610 ईस्वी तक आते आते पुलिकट को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। पूर्वी तट का, मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन मैप में दिखा देता हूं। ये इनका बन गया मुख्यालय। तो ये इनका मुख्यालय। पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया? पहले कोचीन, और 1530 ईस्वी तक आते आते उन्होंने अपना मुख्यालय कहां बदल दिया? उनका मुख्यालय बन गया अंततः गोवा। कितने शिफ्ट किया था? नूनो डी कून्हा ने। यहां पर पुलिकट इनका मुख्यालय बन गया। कब? 1610 ईस्वी में। बाद में इन्होंने भी अपना मुख्यालय शिफ्ट किया और इनका फाइनली मुख्यालय बनेगा नेगपट्टनम में। नेगपट्टनम में 1690 ईस्वी में ये इनका मुख्यालय बनेगा। ठीक, तो ये हमने कुछ प्रमुख स्थान बताया, बाकी पूरी सूची एक जगह दे देंगे। अब ये जो पुलिकट है, इस जगह की खासियत क्या थी? यहां पर इन्होंने पहली बार सोने के सिक्के ढाले। ठीक, यानी छापाखाना खोला। छापाखाना मुद्रा निर्माण केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं टकसाल। ठीक है, टकसाल एक अरबी फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जहां मुद्रा निर्माण केंद्र, करेंसी प्रोडक्शन हाउस। आप किसी भी भाषा को समझते हो, हिंदी में मुद्रा निर्माण केंद्र, पर्शियन लैंग्वेज में टकसाल कहेंगे या उर्दू में भी इसे टकसाल कहेंगे, और अंग्रेजी में क्वाइंस एंड करेंसी प्रोडक्शन हाउस। कहाँ खोला? पुलिकट में। और इन्होंने जो सिक्के बनाए उसे पगोडा नाम दिया गया। ये शब्द आगे आएगा इसलिए इसकी जानकारी देना जरूरी है। पगोडा नाम दिया, काम शुरू कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं साहब ये कि डच करते क्या थे। डच वो पहले यूरोपीय व्यापारी थे जो पुर्तगालियों से इतर हर वो सामान यूरोप में बेचने लगे जो भारत से खरीदकर बेचा जा सकता था। पुर्तगालियों ने हमारे देश से सामान्यतः गरम मसाला और बारूद ले जाने में उनका इंटरेस्ट होता था। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो कुछ केसेस में वो नील और कपड़े भी ले गए। इनकी चर्चा हमने कल क्लास में की। लेकिन कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेकर जाकर उसे बेचने का मूल काम जिन लोगों ने किया वो कौन थे? वो थे डच। तो डचों के प्रमुख व्यापारिक कृत्य, प्रमुख व्यापारिक, अगर हम कृत्य की बात करें तो भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की खासियत, भारतीय प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम पुर्तगालियों ने, डचों ने किया। ये क्या क्या ले जाते थे? तो ये तो मसाला इनको नॉर्थ ईस्ट से मिल जाता था, इसलिए मसाले में विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि इन्होंने भी प्रारंभ में मसाला के साथ सूती वस्त्र, नील,
शोरा, केसर, चावल, शिलाजीत, हर वो चीज जो इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकती थी उस पर ले जाने का काम किया। लेकिन जिस क्षेत्र में इन्होंने विशेष काम किया वो था रेशम। रेशम के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। पहले चाइना से कच्चा रेशम हमारे यहाँ धागे के रूप में आता, उससे हमारे देश में कपड़े बनते, रेशमी कपड़े, जिनकी यूरोप में भारी मांग होती, और फिर यहाँ से वो रेशमी कपड़े जाते। दक्षिण भारत के चिट्ठी व्यापारिक समूह इसमें मूल काम किया करते थे। डचों ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों के साथ एक ज्वाइंट वेंचर, एक ज्वाइंट बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और ये ज्वाइंट वेंचर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलता था। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारिता व्यवस्था पर, जिसे डचों ने अपनी भाषा में क्या कहा है, तो डचों ने कार्टेल इसे कहा है। ये सवाल क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्टेल क्या है? डचों का सहकारिता आधारित, सहकारिता आधारित आर्थिक क्रियाकलाप, यानी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन्होंने कार्टेल कहा। ये पूछा गया आपसे। ये भारतीय व्यापारियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते और अपने पार्टनर को खूब सारा मुनाफा देते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तुलना में खूब मुनाफा मिलता। 200 गुना से 600 गुना तक मुनाफा मिलने की जानकारी मिलती है। तो इन्होंने भारतीय व्यापारियों के साथ खुलकर व्यापार किया। इन्होंने बंगाल में रेशम की चक्री, अर्थात वह टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसमें रेशम के धागे तैयार किया जाता, आज भी कभी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो रेशम एक जैविक उत्पाद है। रेशम के कीड़े जब अंडे देते हैं तो उन अंडे के ऊपर एक खोल होता है कैप्सूल की तरह, और उससे निकलने वाला ये प्रोटीन रसायन होता है जो धीरे धीरे सूखता जाता है और धागे के रूप में हो जाता है। कीड़ा अंदर जीवित होता है, जब वो निकलता है तो अपने खोल को काट कर निकलता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मुर्गी का अंडा अंडे को तोड़कर बाहर आता है, वैसे ही रेशम का कीड़ा अपने कोकून यानी कैप्सूल से बाहर आने के लिए उसे काट देता है और सारा रेशम खराब हो जाता है। तो जिंदा इन अंडों के अंदर रहने वाले कीड़ों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं, और इस कैप्सूल यानी कोकून के ऊपर के धागों को एक चक्री में लपेट करके उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसे रेशम की चक्री कहा गया। तो रेशम की चक्री की स्थापना इन्होंने बंगाल में की, उड़ीसा में की, और 1-200 नहीं, लगभग 1200 कर्मचारी अपॉइंट किए, जिन्हें वेतन दिया। अलग अलग स्रोतों में इसके वर्णन मिलते हैं। तो भारतीयों को रोजगार भी दिया। पहली बार कॉरपोरेट प्रोडक्शन हाउस, पहली बार इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस, इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर के रूप में अगर किसी के समय शुरू हुआ तो वो इन डचों की वजह से शुरू हुआ। डच आ गए थे 1605 में। 3 साल बाद ही अंग्रेज भी भारत आ गए। 3 साल बाद ही अंग्रेज भी भारत आ गए, और अंग्रेजों और डचों के बीच में कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी की परिस्थितियां पैदा होने लगी। तो डचों के पैरेलल अंग्रेज कब आए, कैसे आए, क्या खासियत थी, उसे भी समझते हैं, तब दोनों को समझना आसान होगा। चलिए यहां से हम लोग थोड़ा अंग्रेजों के बारे में समझ लेते हैं। अंग्रेज अर्थात तीसरी व्यापारिक शक्ति। अब अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। टेक्निकली सितंबर 1599 में ये कंपनी बन गई। कहते हैं सितंबर 1599 में व्यापारियों का एक समूह लंदन के मेयर से मिलता है और एक रिक्वेस्ट करता है कि हुजूर, रानी से अगर हमें अनुमति दिला दी जाए तो यूरोप के अन्य देश के व्यापारियों के समान हम भी एशिया से जाकर मसाला व्यापार और अन्य उत्पादों का व्यापार करेंगे, जो भारी मुनाफे का सौदा है, और उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हम राज्य को कर के रूप में देंगे तो राजकोष भी भरेगा। मेयर ने वादा किया कि सही समय आने दीजिए, हम राजा से बात करेंगे। गौर से सुनिए, इसे बोलते हैं वाणिज्यवादी नीति, मर्केंटाइल पॉलिसी।
इस समय यूरोप में वाणिज्यवाद का सिद्धांत चलता था, जिसके तहत किसी भी व्यापारिक समुदाय को देश के बाहर जाकर व्यापार करने के लिए राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसे हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा गया है। बाद में एक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का सिद्धांत आएगा, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, और वो राजाओं को कहता है कि आप ये क्यों तय करते हैं कि आपके देश का व्यापारी किस देश में जाए, किस देश में ना जाए, क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्या बेचे कितने में बेचे, ओपन मार्केट में छोड़ दीजिए। आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप मत करिए, उसे खुलकर लाभ कमाने दीजिए, उस लाभ से टैक्स लीजिए, आप अपना राजकोष भरिए। तो इस समय हस्तक्षेपकारी सिद्धांत था, जो बाद में हस्तक्षेप की नीति में बदलेगा। हस्तक्षेप के सिद्धांत के तहत व्यापारियों को राजा और रानी से, जो भी सर्वोच्च होते थे, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। ये अनुमति मिली 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए इस अंग्रेजी व्यापारी कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया कि ब्रिटेन से सिर्फ आप ही लोग एशिया जाकर व्यापार करें और किसी को व्यापारिक काम करने की अनुमति नहीं होगी, और इस प्रकार ये कंपनी भारत की तरफ बढ़ेगी। ठीक, तो कंपनी को विशेषाधिकार जब मिला तभी कंपनी को स्थापना के रूप में पुस्तकों में लिखा जाता है। इसलिए मैंने दोनों तिथि दे दी कि आप कंफ्यूज ना हो। टेक्निकली कंपनी फ्रेम हो गई सितंबर 1599 में, लेकिन उसे विशेषाधिकार मिला 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 15 वर्ष के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि ये विशेषाधिकार की बात हो रही है, विशेषाधिकार। ठीक, हमें जो कंपनी का नाम मिलता है वो मिलता है द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसमें नाम में परिवर्तन कई जगह आपको मिलेंगे। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ मर्चेंट, सॉरी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब ये कंपनी बनी जो भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाएगी। कब बनेगी आगे चर्चा करेंगे। इसी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, क्योंकि पहले 15 वर्ष के लिए इस कंपनी को विशेषाधिकार दिया गया। विशेषाधिकार प्राप्त करने वाली ये कंपनी खूब मुनाफा कमाने लगी। तो समय के साथ इंग्लैंड के बहुत सारे अन्य व्यापारिक समूहों ने सरकार पर दबाव डाला। चूंकि लोकतंत्र था, चुनाव हो रहे थे, चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी को खुश रखना जरूरी था, लिहाजा कुछ और कंपनियों को अनुमति दी गई। बाद में सभी कंपनियों का मर्जर करके 1833 के चार्टर एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से इन सभी कंपनियों के सम्मिलित रूप को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अच्छा, इस कंपनी को तो परमिशन मिली थी, लेकिन कुछ लोग बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से भारत में व्यापार करते थे। इन्हें दस्तंदाज कहा गया है। यह भी पूछा गया है, दस्तंदाज कौन थे? वे व्यापारी जिन्हें अनुमति नहीं थी फिर भी ब्रिटेन से आकर एशियाई देशों से व्यापार करके जाते थे, उन्हें दस्तंदाज कहा गया है। ठीक ना, तो दस्तंदाज शब्द भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे ध्यान से सुनेंगे। इस दौरान हमें कुछ और विशिष्ट जानकारियां भी मिलती हैं। क्या है वो गौर से सुनिए। क्या ये पहली कंपनी थी जिसको ये अनुमति मिली थी? नहीं, हमें
1593 में एक कंपनी का, तो नोट में इस फैक्ट को लिख लीजिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी आपके यूपी पीसीएस में। 1593 में ब्रिटेन की एक कंपनी लीवेंट नाम की कंपनी को स्थलीय मार्ग से, लीवेंट नाम की कंपनी को स्थलीय मार्ग से एशियाई देशों से जाकर व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है, ठीक है, लीवेंट नाम की कंपनी से व्यापार करने की अनुमति मिली, लेकिन ये व्यापार करने नहीं गई। तो ये सवाल भी एक बार पूछा गया कि क्या ये पहली कंपनी थी जिसको एशियाई देशों से जाकर व्यापार करने की अनुमति दी गई? नो, पहली कंपनी है लीवेंट कंपनी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही बार आया है, हो सकता है कोई कमीशन दोबारा क्वेश्चन ले ले। सो चलिए, इस तरह से अंग्रेजी कंपनी 1599 में बनी, 1600 ईस्वी में इसे विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और ये कंपनी भारत से व्यापार करने का मन बनाने लगी, लेकिन इसी दौरान रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 1603 ईस्वी, और राजा जॉन फर्स्ट अगले राजा बन गए। जब कंपनी इंडिया के लिए निकली तो कंपनी का नेतृत्व जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, कैप्टन हॉकिंस, व्यापारिक टीम को लीड कर रहा था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने बड़ी मेहनत कर रखी थी। भारत में जो राजवंश था वो था मुगल राजवंश, और भारत में जो राजा थे उस समय वो थे अकबर। 1605 ईस्वी तक अकबर का राज था, और अकबर के राज्य में जो प्रशासनिक भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, वो थी फारसी। उसने फारसी का ज्ञान प्राप्त किया कि वहां जाकर बातचीत करूंगा। जो तुर्की भाषा आम बोलचाल की मुगलों की भाषा थी वो भी वो जानता था। इस प्रकार उसे किसी द्विभाषीय या इंटरप्रेटेटर की आवश्यकता नहीं थी, और इस योग्यता के साथ वो भारत के लिए चल पड़ा। चलने से पहले उसने अपने राजा जॉन फर्स्ट से उसने एक सिफारसी पत्र भी लिखवा लिया। एक राजा दूसरे राजा को चिट्ठी लिख रहे, भाई हमारे कुछ व्यापारी जा रहे हैं, था तुम सहयोग कर दीजिएगा। इस राजा का नाम तक पूछा गया है। ये कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा 1608 ईस्वी में, 1608। तब तक अकबर साहब खुदा को प्यारे हो चुके थे और उनके बेटे जहांगीर गद्दी पर बैठ चुके थे। ये कैप्टन हॉकिंस व्यापारियों की एक टीम के साथ इसका जहाज, जिसे बीगल नाम दिया गया है, इसका जहाज बीगल नाम के जहाज के साथ ये पहुंचता है और सूरत के बंदरगाह पर लैंड करता है, जहां पहले से रह रहे अरबी और पुर्तगाली व्यापारी और कुछ भारतीय व्यापारियों ने एक नया प्रतिद्वंदी आ जाएगा इस डर से इनका विरोध किया। वो सूरत के बंदरगाह से आगरा जाता है और जहांगीर से मिलता है। वो जहांगीर से मिलता है और राजा जॉन का सिफारसी पत्र दिखाता है। फारसी भाषा और तुर्की भाषा के ज्ञान का उसे लाभ मिलता है। जहांगीर ने पूछा क्या काम है? बोले साहब व्यापार करने आए हैं, गोदाम बनाने के लिए कुछ जमीन चाहिए, जमीन खरीदने की अनुमति दे दीजिए आपके देश में। जहांगीर ने आदेश पारित कर दिया और सूरत में जमीन सर्वे करने का काम अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, जहां पुर्तगाली व्यापारियों ने, अरबी व्यापारियों ने और भारतीय व्यापारियों ने इनका विरोध किया। तत्कालीन गुजरात के मुगल सूबेदार यानी गवर्नर ने जहांगीर को ये रिपोर्ट लिखी कि साहब इन लोगों में तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्यों ना इन लोगों के बीच में समझौता कराने के लिए अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को दिया गया सूरत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार वापस ले लिया गया। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में नहीं खोली। उनकी जो पहली फैक्ट्री है, इनकी पहली जो फैक्ट्री है वो खुलती है मछलीपट्टनम में, और वो भी 1611 ईस्वी में। इस दौरान कैप्टन स्वाली ने 1611 ईस्वी में ही महाराष्ट्र के समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक जहाज को और अरबी जहाज के बेड़ों को युद्ध में हरा दिया। इसका फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई और अंततः मुगल दरबार से सूरत में भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति कंटिन्यू हो गई।
ऐसी परिस्थिति में 1613 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली। दूसरी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खोली। अब इस विषय में बड़ा विवाद है, बहुत से टीचर बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मैं आपको स्रोत के साथ इस विवाद का समाधान बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां थी, तो हमेशा आंसर देना है मछलीपट्टनम, वर्ष 1611। सोर्स बता देता हूं, 3 राइटर्स मैकमिलन पब्लिकेशन की रिसर्च बुक है, दत्त मजूमदार राय चौधरी, उसमें ये सारी बातें मेंशन्ड हैं। आप गाइड बुक पढ़ते हैं, आम पुस्तक पढ़ते हैं, इसलिए आपको मिलता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खुली। फैक्ट्री में सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति मिली, बट कुछ कारणों से वो वापस ले ली गई और अंग्रेज वहां अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर सके। मछलीपट्टनम उस समय गोलकुंडा राज्य के अधीन आता था, जो मुगलों के अधीन नहीं था। उन्होंने दक्षिण भारत के बहमनी राजवंश के गोलकुंडा राजवंश के बंदरगाहों से व्यापार वाणिज्य करने की अनुमति प्राप्त की और वहां उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। जब स्थितियां नियंत्रण में आ गई तो 1613 ईस्वी में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। तो उनकी दूसरी फैक्ट्री कब थी, तो वो थी सूरत में 1613 में। अब यहां पे क्वेश्चन का ट्विस्ट है, वो गौर करेंगे। सूरत में जो फैक्ट्री खुली, चूंकि विवाद के बाद खुली थी, इस बात का डर था कि लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए सूरत की फैक्ट्री को किलाबंद कर दिया गया। बाउंड्री वॉल बनाई गई, सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड रख दिए गए और तोपें तक माउंट कर दी गई। तो अगर आपसे पूछे अंग्रेजों की पहली किलाबंद फैक्ट्री, तो उत्तर हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम। खाली एक शब्द जोड़ देगा, किलाबंद, पहली किलाबंद फैक्ट्री तो सूरत, पहली फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम। ये जो छोटी छोटी बातें ट्विस्ट करके कमीशन पूछता है, इसमें अक्सर हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इस लेवल तक का इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास नहीं होता, जिसकी वजह से समस्या होती है। मेरे हर क्वेश्चन पर आपको जानने का हक है कि अगर मैं कोई चीज़ कहता हूं कि किताबों में लिखी हुई बात गलत है, तो किस आधार पर कहता हूं, वो स्रोत हम बताने को तैयार हैं। आप क्रॉस चेक जरूर करें और विश्वास हो जाए तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। इस तरह से अब अंग्रेज भी फाइट में आ गए। अब अभी तक हमने पढ़ा कि डच आए थे 1605 ईस्वी में और अंग्रेज आ गए भारत में 1608 ईस्वी में। मात्र 3 साल के अंतर पर 1611 ईस्वी तक आते आते डचों और अंग्रेजों के बीच में इंडोनेशिया और मलेशिया क्षेत्र में भी झड़पें शुरू हुई। परिणाम स्वरूप दोनों ने समझौता कर लिया। डच अपने को दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जहां वो पहले से थे 1486-87 से, उन्होंने इंडोनेशिया मलेशिया में अपने को केंद्रित करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने भारत पर अपने को केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के बड़े बाजार के मुनाफे को देखते हुए डच फिर से भारत में आने लगे और भारत में उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी। उनकी गतिविधियों का दायरा बड़ा था। मसाला व्यापार के साथ साथ वो अन्य चीज़ें जिनको मैंने मेंशन कर दिया, उन सब चीज़ों का भी व्यापार करने लगे। मछलीपट्टनम वो एक बंदरगाह था जिस पर दोनों ही व्यापारिक शक्तियां अपने अपने काम करने लगी। जाहिर है व्यापारिक प्रतिद्वंदता का दौर बढ़ने लगा और अंततः इन दोनों के बीच में एक संघर्ष हुआ और वो संघर्ष एक निर्णायक संघर्ष में तब्दील हुआ। और ये एक निर्णायक संघर्ष इनके बीच में हुआ 1759 में, जिसे बेदरा का युद्ध कहा गया। बेदरा का युद्ध कहा गया। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और एक शांति और समझौता हुआ, जिससे तय हुआ कि अब डच भारत में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और वो चले गए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, जहां उन्होंने राज किया और 1950 तक उन्होंने इंडोनेशिया को अपने कब्जे में रखा। उन्होंने 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया को आज़ाद किया। अंग्रेज इंडोनेशिया और मलेशिया छोड़ देते हैं, वो भारत पर केंद्रित हो जाते हैं इसी युद्ध के बाद और उन्होंने भारत पर राज किया, जिसे 15 अगस्त 1947 को उन्होंने आज़ाद किया। इस तरह पूरे विश्व को अलग अलग खेमों में यूरोपीय व्यापारियों ने बांट लिया। इस दौर को हम लोग वैश्विक इतिहास में उपनिवेशवाद के दौर में पढ़ेंगे। हम लोग अंग्रेजों की कॉलोनी बन गए,
हम अंग्रेजों के उपनिवेश बन गए और मलेशिया, इंडोनेशिया डचों के उपनिवेश बन गए। पुर्तगालियों ने इस दौर में अपना ध्यान ब्राज़ील पर लगाया और वो ब्राज़ील को उपनिवेश बनाने में सफल हुए। इस दौरान फ्रांसीसियों ने दक्षिण के हिस्से में और उत्तर के हिस्से में भी काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या कैसे किया, आगे उस पर भी चर्चा करते हैं। इस प्रकार अब इस प्रतिद्वंदिता से डच बाहर निकल गए तो ये 1605 में आते हैं और 1745 ईस्वी में अंततः भारत से इनकी राजनीतिक विरासत समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो डचों के चैप्टर में जहां हमने डचों को लिखा है वहीं पर हम इसे मेंशन कर देते हैं। डचों का आगमन है 1605 और भारत से इनका जाना है 1745। ये डचों का संपूर्ण कार्यकाल है, सबसे छोटे कार्यकाल के रूप में। इसके बाद हमारे देश में आते हैं अंग्रेज, जिनके बारे में हमने चर्चा यहाँ स्टार्ट की। यह है अंग्रेज। अंग्रेजों के पीछे पीछे आ गए हमारे देश में अंग्रेजों के पीछे पीछे हमारे देश में आ गए चौथे नंबर पर डेनिश। डेनिश अर्थात डेनमार्क के व्यापारी। ये हमारे देश में कब आते हैं और क्या करते हैं? हमारे देश में इनका आगमन होता है 1616 में। आगमन होता है 1616 ईस्वी में। भारत में आकर इन्होंने दो फैक्ट्रियां खोली। सिर्फ दो जगह पर इनकी फैक्ट्रियां हमें देखने को मिलती हैं और इनकी फैक्ट्रियों की खासियत ये थी कि इन्हें कोई मुनाफा विशेष प्राप्त नहीं हुआ। पहली बार इन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर, तमिलनाडु के ट्रैंकुबार में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक, पहली फैक्ट्री इन्होंने तमिलनाडु के ट्रैंकुबार में खोली और दूसरी इन्होंने बंगाल प्रांत में श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में खोली। दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में इन्होंने खोली। लेकिन लंबे समय तक कोई मुनाफा न मिलने की वजह से, लायबिलिटीज बढ़ने की वजह से इन्होंने अपनी दोनों फैक्ट्री अंग्रेजों को बेची और चले गए। अंग्रेजों को इन्होंने फैक्ट्री बेची 1745 में। 1745 में दोनों फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले गए। अंग्रेजों को बेचकर चले गए। सो इनका आगमन और इनका निर्गमन, यानी भारत आते हैं कब और जाते हैं, अगर इसे हम कलेक्ट करें तो हमें 1616 में आते हैं और 1745 ईस्वी में हमारे देश से चले जाते हैं। दूसरी प्रतिद्वंदिता भी हमारे देश में समाप्त हो गई। अब इसी दौरान तीसरी प्रतिद्वंदिता पुर्तगालियों के साथ क्या हुई, जरा उसे भी हम लोग समझ लेने की कोशिश करें। हम पुर्तगालियों के चैप्टर में चलते हैं। चलिए, पुर्तगालियों के चैप्टर में पुर्तगाली प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन की समाप्ति की बात हम करते हैं। पुर्तगाली प्रतिद्वंदी के रूप में भारत से कब आउट ऑफ पैटर्न हो जाएंगे, इसे भी हम लोगों को जानने की जरूरत होगी। हमें इस विषय में जो जानकारी मिलती है वो ये कि पुर्तगालियों ने कुछ खास तरीके से भारत में व्यापार वाणिज्य करना शुरू किया और इस व्यापार वाणिज्य का उन्होंने लाभ भी लिया और अंततः उन्होंने भारत से अपने को बाहर कर लिया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट यहाँ से समाप्त होना शुरू हो गया। जब हम उनके इस व्यापार वाणिज्य की समाप्ति की स्थिति देखते हैं तो हमें कुछ खास जानकारी प्राप्त होती है।
हमें इस विषय का वर्णन मिलता है कि पहली बार अंग्रेजों के साथ इन्होंने समझौता करके अपनी नीति को समाप्त किया। इसे सूरत गोवा समझौता कहा गया। ठीक है, तो 1642 ईस्वी में सूरत जो अंग्रेजों का इसमें तक मुख्यालय था और गोवा जो पुर्तगालियों का था, एक समझौता होता है। ये पूछा गया एक बार एग्जाम में। 1642 ईस्वी में एक सूरत गोवा समझौता हुआ। इसमें हमें पुर्तगाली शासक का नाम मिलता है, पुर्तगाली शासक का नाम मिलता है जॉन चतुर्थ, और अंग्रेज के राजा का नाम मिलता है चार्ल्स फर्स्ट। 1642 ईस्वी के पहले 1638 ईस्वी में एक दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच में भिड़ंत हुई थी। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। अब पुर्तगालियों को भारत में कठोर प्रतिद्वंदिता मिलने लगी थी डचों से और अंग्रेजों से। उनके समर्थक राजवंश, अब विजयनगर की समाप्ति हो चुकी थी। उनके व्यापार वाणिज्य के नियंत्रणकारी या लूटमार जैसे व्यवहार से सभी लोग दुखी और त्रस्त थे। भारत के मुस्लिम शासक दक्षिण भारतीय बहमनी राजवंश के लोग इनसे नफरत करते थे क्योंकि मुसलमानों को परेशान बहुत करते थे। धार्मिक न्यायालयों के माध्यम से इन्होंने हिंदुओं को भी बहुत प्रताड़ित कर रखा था। कुल मिलाकर मित्र कम थे और शत्रु ज़्यादा पाल रखे थे। तो भारत में अब पुर्तगालियों के लिए राह आसान नहीं रह गई थी। धीरे धीरे पुर्तगालियों के एसेट्स पर कब्जा होना शुरू हो गया। जैसे इनके कोचीन नाम के मुख्यालय के केंद्र पर पहले डचों ने, बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और बहुत से इनके एसेट्स इसी तरह से कब्जा होते चले गए। परिणाम स्वरूप अब इन्हें निर्णय लेना था। इस समय तक इन्होंने दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील नाम का जो आज देश है उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और वहाँ से सोना, चांदी, कोयला और बहुत सारे उत्पाद इन्हें बड़ी आसानी से बिना प्रतिद्वंदिता के मिल रहे थे। लिहाजा पुर्तगालियों ने अपना ध्यान भारत के बजाय अब ब्राजील पर केंद्रित कर दिया और इसीलिए उन्होंने एक समझौता किया। पुर्तगाली राजा जॉन चतुर्थ ने तत्कालीन ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम से एक समझौता किया 1642 में, जिसे सूरत गोवा समझौता कहा गया। इसके तहत दोनों पक्षों ने मित्रवत रहने का निर्णय कर लिया। पुर्तगालियों ने वादा किया कि हम आपसे कोई भी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं करेंगे। इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाया गया और आगे चल करके 1661 ईस्वी में वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई। विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ राजा जॉन चतुर्थ की बेटी कैथरीन की शादी हुई। बदले में पुर्तगाली राजा, जिनके कब्जे में उसमें बॉम्बे था, उन्होंने चार्ल्स द्वितीय नाम के अपने दामाद को बॉम्बे दहेज में दे दिया। यह विवाह कब हुआ? 1661 ईस्वी में। इसमें दोनों पक्ष के नाम तक आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं यहां लिख देता हूं, चार्ल्स द्वितीय वर्सेस कैथरीन। ठीक है, दहेज में बॉम्बे। अभी हम बॉम्बे ही कहेंगे, उसे मुंबई नहीं कहेंगे। इस तरह से 1661 ईस्वी में जो विवाह हुआ था उसके परिणाम स्वरूप ये परिणति हुई। इस समय तक पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा, दमन और दीव नाम की जगह रह गई थी, जो अंग्रेजों ने इनके हाल पर छोड़ दिया। और 1661 ईस्वी के इस वैवाहिक संबंध के बाद पुर्तगाली नाम मात्र के भारत में रह गए और ये सारा ध्यान अपने अफ्रीकी व्यापार और ब्राजील के व्यापार पर केंद्रित करते गए। इस दौरान इन्होंने इंसानों को गुलाम बनाकर बेचने का धंधा भी शुरू किया। बड़े अमानवीय तरीके थे, वो विश्व इतिहास में अलग से पढ़ेंगे। इसे अटलांटिक पार दास व्यापार कहा गया। उसमें बहुत मुनाफा था, भारत में फाइट बढ़ गई थी तो पुर्तगाली यहाँ से चले गए। 1661 के इस वैवाहिक संबंध पे सवाल है कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई, दहेज में बॉम्बे मिला और अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने इस बॉम्बे को, जो दहेज में इन्हें मिला था, इस बॉम्बे को उन्होंने 1668 में 10 पौंड प्रति वर्ष की दर से तत्कालीन व्यापारिक कंपनी को किराए पर दे दिया।
जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा जाता था। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं? क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे 15 अगस्त 1947 को, तो सारा भारत छोड़ने को तैयार हो गया, बॉम्बे छोड़ने को तैयार नहीं थे, ये कहते हुए कि ये तो हमारे राजा को दहेज में मिला था। इसीलिए चर्चा आती है, तो यही चर्चा यहीं पर क्लोज कर देते हैं। आज़ादी के समय इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 1661 के बाद अंततः पुर्तगाली भारत में कब तक बने रहेंगे? तो चलिए साहब, पुर्तगालियों का भी समय काल क्लोज कर देते हैं। यहां हमने लिख दिया पुर्तगाली 1498 में तो आए, लेकिन भारत छोड़कर जाएंगे 1961 में। हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा था और चाहते और ना चाहते हुए भी जाने को तैयार नहीं थे, तो सैनिक हस्तक्षेप करके इनसे ये जगह भारत सरकार ने खाली करवाई। और इस प्रकार आए सबसे पहले पुर्तगाली और जाएंगे सबसे बाद में। इनके पहले कौन जाएगा? 1953 में फ्रांसीसी। उनके पहले कौन जाएगा? 1947 एंड 48 में अंग्रेज चले जाएंगे। उसके पहले दो शक्तियां जा चुकी थी। 1759 में जा चुके थे डच और 1745 में जा चुके थे डेनमार्की। तो ये कब कब आए, कब कब गए, इनकी एक लिस्टिंग एक पेज पर अभी बना दूंगा, जिससे सुमिलित करने वाले सवालों के उत्तर आप बेहतर तरीके से कर सकें। इसके पहले हमें एक और शक्ति के बारे में जानना है, जिसका नाम है फ्रांसीसी। चलिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसीसी आए तो उन्होंने क्या क्या किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया। चलिए, पांचवी व्यापारिक शक्ति हमारे देश में आई फ्रांसीसी। फ्रांसीसी हमारे देश में सबसे पहले आते हैं 1667 में। ठीक, चलिए साहब, कुछ खास बातें इनके बारे में। कंपनी बनी थी 1664 में। ये एक राजकीय कंपनी थी, शासकीय कंपनी थी। पूछा गया आपसे राजा कौन था? बूर्बो वंशी लुई 14वां, लुई 14। ठीक, लुई 14 इस समय इस राज्य का राजा था। इसका वंश का नाम है बूर्बो। ये बूर्बो वंश का शासक था। विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति के दौरान पढ़ेंगे, तो इसी वंश के समय फ्रांस में क्रांति होगी 1789 में। अभी हम बात कर रहे हैं 1664 की। लुई 14वें के वाणिज्यिक मंत्री का नाम मिलता है कोलबर्ट। सबके नाम पूछे गए इसलिए यहां लिख रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है। यह व्यापार वाणिज्य मंत्री था। इसके ही सलाह पर लुई 14वें ने एक सरकारी व्यापारी कंपनी बनाई। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी नाम क्या था वो भी चर्चा करें, मतलब सुनते चलिए। ये कंपनी बनी 1664 में और भारत में ये कंपनी फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये भारत पहुंची 1667 में। और सूरत नाम की जगह पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक, और इस तरह फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का अस्तित्व भी भारत में आ गया। फ्रांसीसी कंपनी में भी उन्हीं सब चीज़ों को मार्केट से खरीद कर बेचना शुरू किया जो पहले से ही हमारे देश में डच, अंग्रेज और डेनमार्की लोग कर रहे थे, मूल रूप से मसाला और अन्य विषय वस्तु। परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदिता बढ़नी स्वाभाविक थी। पहले फ्रैंको कैरो आए, उसके बाद मरकारा के नेतृत्व में दूसरी टीम आई। मरकारा के नेतृत्व में दूसरी टीम आई और इसके समय में फिर फैक्ट्रियों के स्थापना के सिलसिले और प्रारंभिक प्रक्रियाएं स्थापित होनी शुरू हो गई। जब हम मरकारा की बात करते थे, इन्होंने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। मछलीपट्टनम में फिर आए फ्रांसिस मार्टिन। जो पहले से ही हमारे देश में
डच, अंग्रेज और डेनमार्की लोग कर रहे थे, मूल रूप से मसाला और अन्य विषय वस्तु। परिणाम स्वरूप प्रतिद्वंदिता बढ़नी स्वाभाविक थी। पहले फ्रैंको कैरो आए, उसके बाद मरकारा के नेतृत्व में दूसरी टीम आई, और इसके समय में फिर फैक्ट्रियों के स्थापना के सिलसिले और प्रारंभिक प्रक्रियाएं स्थापित होनी शुरू हो गई। जब हम मरकारा की बात करते तो इन्होंने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की, मछलीपट्टनम में। फिर आए फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन के समय में गोलकुंडा के एक क्षेत्रीय सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव खरीदा गया और वहां पर फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय स्थापित किया। सूरत में पहली फैक्ट्री थी, लेकिन मुख्यालय बनी इनकी पुडुचेरी, जिसे हम लोग इतिहास में पांडिचेरी कहेंगे। पुडुचेरी गांव के आसपास का क्षेत्र खरीद कर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया पांडिचेरी। तो फ्रांसिस मार्टिन के समय में ये पांडिचेरी बना और इसी को पहला मुख्यालय बनाया गया। तो पांडिचेरी इनका मुख्यालय बन गया और फ्रांसिस मार्टिन इसके पहले महानिदेशक बने। इस तरह से फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना करके अब भारत में आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया। फ्रांसिस मार्टिन के बाद एक अन्य व्यक्ति जिसे इनका नेतृत्व दिया गया, उसका नाम मिलता है ड्यूमा। ड्यूमा के समय में फ्रांसीसियों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। पूछा गया है। ड्यूमा के बाद अगला व्यक्ति आया जिसका नाम मिलता है डुप्ले। डुप्ले के समय में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे कर्नाटिक वॉर यानी कर्नाटक युद्ध की संज्ञा दी गई। अब ये डुप्ले के समय में जो गतिविधियां शुरू हुई, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इतने चरम पर पहुंची कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़ गए और ये लड़ाई जो चलती है, ये लड़ाई एक लंबे समय तक चलती है। इनकी लड़ाई का जो दौर हमें देखने को मिलता है वो 1746 टू 1763 तक चलती है और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया और अपना नेतृत्व प्राप्त करने में सफल हो गए। ठीक है, चलिए साहब बात करते हैं। हाँ, अब अगले पेज पे आते हैं। हम यहाँ पर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष समझ लेते हैं। यहाँ से कुछ सवाल हैं, इसलिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध, समय काल 1746 टू 1763। ठीक है, चलिए साहब इसे हम इस तरह से समझाएंगे। प्रारंभिक परिस्थितियां क्या थी और कारण क्या थे। दूसरा, हम घटनाक्रम की बात कर लेते हैं और तीसरा, हम परिणाम एवं प्रभाव की बात कर लेंगे। घटनाक्रम के अंतर्गत ये त्रिचरणीय संघर्ष है। त्रिचरणीय संघर्ष, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे सवाल मिलते हैं जो गहराई से न पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं कर पाते।
प्रथम चरण की जो लड़ाई हुई उसका समय है 1746 टू 48। द्वितीय चरण की लड़ाई है 1749 टू 1755। तृतीय चरण की लड़ाई है 1756 टू 1763। इसे समझने के लिए मुझे आपको भारत के नक्शे के साथ कुछ बातें समझानी पड़ेंगी, इसलिए छोटा सा मैप भी हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक, अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक परिस्थितियां और कारण। ठीक, पहले हम डुप्ले के विचार ले लेते हैं, फिर हम अंग्रेजों के विचार ले लेंगे कि अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और फिर भारतीय परिस्थितियां क्या थी वो समझाते हैं। डुप्ले पहला ऐसा गवर्नर था फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का जो फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का विस्तार चाहता था, और विस्तारवाद के लिए वो भारतीय राजनीतिक शक्तियों का सदुपयोग करना चाहता था। जो प्लानिंग डुप्ले ने स्टार्ट की थी वो फेल रही, लेकिन उसी प्लानिंग को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को जिताने में सफल रहा। अर्थात डुप्ले भी अंग्रेजों की तरह व्यापार करते करते भारत में राजनीतिक शक्ति की स्थापना कर यहां अपनी कॉलोनी स्थापित करना चाहता था। कहते हैं, इस पर एक फ्रेज इस्तेमाल किया गया, एक कथन है कि डुप्ले ने भारत की विजय की सफलता की चाबी मद्रास में खोजी जो कहीं गुम हो गई, जिसका प्रयोग क्लाइव ने बंगाल में किया और सारे भारत को विजित करने में अंग्रेज सफल हो गए। ये फ्रेज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डुप्ले ने जिन नीतियों पर काम शुरू किया था, यानी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेपकारी गतिविधियां और अपने हित में उसका इस्तेमाल, उसमें वो तो असफल रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसका बहुत सफलता से इस्तेमाल किया, जो अगले टॉपिक में हम लोग आंग्ल बंगाल संघर्ष में विस्तार से समझेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, डुप्ले विस्तार का प्रयास करने लगा और तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में हस्तक्षेपकारी गतिविधियों से लाभ उठाने की कोशिश करने लगा। अंग्रेजों ने क्या सोचना शुरू किया, अंग्रेज पहले से थे, इसलिए अपने व्यापार वाणिज्य से मुनाफा तो कमा ही रहे थे, वो उस व्यापार को और बढ़ाना चाहते थे। वो राजनीतिक हित प्राप्त नहीं करना चाहते, अभी वो केवल मुनाफे पर फोकस थे। लेकिन एक व्यापारी कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से आगे बढ़ रही थी, तो उनको भी न चाहते हुए भी दूसरे पक्ष का साथ देना पड़ा। कौन से वो भारतीय पक्ष थे, जरा उसे भी समझ लेते हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये इलाका निजाम नाम के राजवंश का था, जिसकी स्थापना 1724 में चिनकिलिच खां नाम के व्यक्ति ने की थी। चिनकिलिच खां उपाधि थी निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह मुगलों के सूबेदार थे, सेनापति थे। जब उत्तर मुगल शासक यानी औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ने लगे, मोहम्मद शाह रंगीला का जब काल आया, तो वो चुपचाप अपने सैनिकों के समूह के साथ दक्षिण भारत शिकार के बहाने निकले और हैदराबाद क्षेत्र को केंद्र बनाकर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और हैदराबाद के निजाम वंश की स्थापना की, मुख्यालय हैदराबाद बना लिया। नाम क्या था, चिनकिलिच खां। उपाधि क्या थी, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ये 1724 में स्टैब्लिश करते हैं और 1748 तक शासक रहते हैं और इनकी मौत हो जाती है। आसफ जाह की मृत्यु पर उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन हो, इसको लेकर विवाद छिड़ गया और यही यहां विषय बना। दो उत्तराधिकारियों के नाम मिलते हैं, एक का नाम है नासिर जंग और दूसरा दावेदार था मुजफ्फर जंग। कौन थे दोनों?
नासिर जंग आसफ जाह का पुत्र है और मुजफ्फर जंग आसफ जाह की बेटी का बेटा है, यानी मामा भांजे उत्तराधिकार को लेकर फाइट में आ गए। इस दौरान एक और घटना घटी। वो क्या घटना थी जरा उसे भी समझ लीजिए। ये जो इलाका था ये कर्नाटक नाम का क्षेत्र था। कर्नाटक राज्य के प्रधान निजाम के अधीन ही रहते थे, उन्हीं के नियंत्रण में रहते थे। इसमें एक नाम मिलता है सादत खां का। अलग अलग नाम और उपाधियों के रूप में इनके नाम हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो अभी इनमें सादत उल्ला खां का नाम मिलता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख थे सादत उल्ला खां। सादत उल्ला खां ने अपने रिटायरमेंट के पहले अपने उत्तराधिकारी और अपने भतीजे को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अपने भतीजे को ही उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसका नाम मिलता है दोस्त अली, ठीक। तो अब एक नाम यहां पर है सादत उल्ला खां। इनका उत्तराधिकारी है दोस्त अली जो भतीजा है। इस समय मराठों ने, इस इलाके में मराठे थे, मराठों ने हमला किया और दोस्त अली को हरा दिया। दोस्त अली को हराकर उसके जो दामाद हैं चांदा साहब, उसको मराठे गिरफ्तार करके ले गए। किनको? चांदा साहब को। तो कर्नाटक का राज्य शासक विहीन हो गया। तो निजाम ने तुरंत अपने एक निकट रिश्तेदार अनवरुद्दीन को कर्नाटक का प्रधान बना दिया और इसकी वजह से चांदा साहब की टीम और अनवरुद्दीन की टीम के बीच में झगड़ा हो गया। अनवरुद्दीन के उत्तराधिकारी दोस्त अली थे। दक्षिण की यह स्थिति थी। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों में यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर है फ्रांसीसी और यहाँ पर है अंग्रेज। ये जो फ्रांसीसी हैं ये है पुडुचेरी या पांडिचेरी और ये है मद्रास। ये निजाम की सीमावर्ती इलाके में है। ऐसी परिस्थिति में अब निजाम पर जो गद्दी पर बैठेगा व्यापार वाणिज्य प्रभावित होगा। तो नासिर जंग का साथ देने के लिए अंग्रेज इनके साथ हो लिए और मुजफ्फर जंग का साथ देने के लिए फ्रांसीसी हो लिए। डुप्ले ने कहा हम तो मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठाएंगे। अंग्रेजों ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम नासिर जंग को गद्दी पर बिठाएंगे, और इन दोनों में ठन गई। यही मूल कारण था जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम चरणीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की जो परिस्थितियां हैं वो अभी मरने के पहले, ये तो मरने के बाद की परिस्थितियां हैं, मरने के पहले ही अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोपीय मुद्दे पर भिड़ गए। यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, उसमें अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए इसको लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज यूरोप में भिड़ गए। उस भिड़ंत का एक्सटेंशन हुआ 1746 की घटना में। एक फ्रांसीसी जहाज हिंद महासागर से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ मद्रास के निकट से गुजर रहा था। एक अंग्रेज पदाधिकारी जिसका नाम मिलता है बारनोट, बारनोट ने फ्रांसीसी जहाज को रोक लिया, तलाशी ली। उसमें हथियार मिले। बोला आप तो व्यापारी हैं, हथियार लेकर कहाँ जा रहे हैं? उसने उस जहाज को सीज कर लिया। डुप्ले को जब इस बात की जानकारी मिली तो डुप्ले ने हिंद महासागर में मॉरिशस नाम के जगह पर मॉरिशस के गवर्नर से मदद मांगी, जिसका नाम मिलता है ला बूडने। ला बूडने ने एक नौसैनिक जहाज के साथ मद्रास को घेर लिया और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ला बूडने ने युद्ध हर्जाना लिया और अपना जहाज लेकर वापस चला गया। डुप्ले उसे रोकता रह गया कि मैं जब तक आऊं नहीं, जाना नहीं, लेकिन ला बूडने ने युद्ध हर्जाना लिया, जो उस जमाने में 40,000 पाउंड की राशि मिलती है, जो बहुत बड़ी रकम थी। अंग्रेजों का मद्रास खाली हो गया। लेकिन निजाम के राजवंश के होने के बावजूद डुप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया।
अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी कि ये देखिए, हम तो आपके देश में व्यापार वाणिज्य करने वाले व्यापारी हैं, ये देखिए हमारे यहाँ का गुंडा है, हम पर हमला करने आया है। अंग्रेजों ने भारतीय राजा को इतना इज्जत दिया, लिहाजा भारतीय कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन साहब को गुस्सा आ गया। अनवरुद्दीन साहब ने एक सेना भेज दी और वो सेना और फ्रांसीसियों के बीच में पहली लड़ाई हुई। इस लड़ाई को जो 46-47 के बाद है, इसे सैन थोमे का युद्ध कहते हैं। सैन थोमे का युद्ध हुआ। सैन थोमे के युद्ध में जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज। उसका नेतृत्व किया कैप्टन पैराडाइज ने, जिसके पास मात्र 1000 के आसपास सेना थी। उसमें भी केवल 300 के आसपास फ्रांसीसी सैनिक थे और बाकी 700 भारतीय सैनिक थे। जबकि कर्नाटक के नवाब की सेना में 10,000 सैनिक थे। महफूज खां नाम का नेता उन्हें लीड कर रहा था। लेकिन सैन थोमे के युद्ध में पाश्चात्य पद्धति से प्रशिक्षित आधुनिक हथियारों से युक्त फ्रांसीसी सेना विजय को प्राप्त हुई। यह युद्ध आपसे पूछा गया, सैन थोमे का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना जिसका नेतृत्व करता था महफूज खां, और दूसरी तरफ से फ्रांसीसी जिनका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज। इस युद्ध में, सैन थोमे के युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाते हैं। युद्ध का कारण क्या था? फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा जाना। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से इस पर शांति समझौता हुआ और यह समझौता हुआ 1748 में, जिसे एक्स लॉ शॉपेल की संधि कहते हैं। ये पूछा गया है संधि का नाम। फ्रांस का एक शहर एक्स लॉ शॉपेल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संधि हो गई कि भाई एक दूसरे के विजित चीजों को वापस कर दो, एक दूसरे के बंदी वापस कर दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, वादा करो। इस तरह फ्रांसीसियों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं किया और पहले चरण का संघर्ष समाप्त हो गया। दोनों एक दूसरे से खुन्नस खा के बैठे हुए थे। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था जिसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों से सीधे नहीं भिड़े थे। दूसरे चरण में दूसरे समय भिड़ने की नौबत आ गई। जब ये ताना बाना बना तो यहां देखिए, मैंने आपको दिखाया कि मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे थे फ्रांसीसी और नासिर जंग का साथ दे रहे थे अंग्रेज। नासिर जंग और अंग्रेजों के साथ ये कर्नाटका की जो टीम आपको दिखाई दे रही है, ये नहीं थी, ये फ्रांसीसियों के साथ थी। ठीक है, ये फ्रांसीसियों के साथ थी। लेकिन ये जो अनवरुद्दीन और दोस्त अली की टीम थी, ये अंग्रेजों के साथ थी। इस प्रकार 3-3 लोगों के गुट बन गए, फ्रांसीसी गुट और अंग्रेजी गुट। आपसे पूछता है फ्रांसीसी गुट में कौन था, तो चलिए हम यहां बता देते हैं। फ्रांसीसी गुट में थे मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी, और इस समय चांदा साहब को आजाद करा लिया गया था। तो चांदा साहब, ठीक है साहब। अंग्रेजी गुट में कौन था? अंग्रेजी गुट में था नासिर जंग प्लस अंग्रेज और प्लस दोस्त अली। ठीक, 1749 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई और ये एग्जाम में पूछा गया है। उस लड़ाई का नाम है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। अब देखिए जीएस में भी कितनी गहराई में जाना पड़ रहा है, तब जाकर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक देखिए, आपसे 4 युद्धों की एक श्रृंखला सुमेलित करने को कमीशन दे रहा है। तो कई बार क्या होता है, आपको लगेगा कि सर बहुत डीप में जा रहे हैं। सर डीप में नहीं जा रहे हैं, वास्तविकता में ये सब सवाल कमीशन पूछ रहा है और विगत वर्षों में कई जगह पूछे गए हैं। और यही वो क्वेश्चन है जो मेरिट क्रिएट करने का काम करते हैं। तो मेरिट क्रिएट करने वाले क्वेश्चन तक यदि नहीं पहुंचोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इतिहास पढ़ लोगे, इतिहास अच्छा लगेगा, टीचर की भी तारीफ करोगे, खुद भी खुश रहोगे, लेकिन फाइनल एग्जाम होगा तो आप बार बार ये कहते हो यार 2 क्वेश्चन से रह गया, 4 क्वेश्चन से रह गया। ये जो सफलता और असफलता के बीच की खाई वाले प्रश्न हैं, इनको जब तक कवर अप नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर मेरी क्लास में है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर गहराई में जा रहा हूँ तो ट्रेंड एनालिसिस की वजह से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। अंबूर का युद्ध 1749 में शुरू हुआ। किसके खिलाफ हुआ था? ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ हुआ। फ्रांसीसियों ने हमला किया
और अनवरुद्दीन को मार दिया। दोस्त अली जान बचाकर भागा। कहते हैं कि अर्काट के क्षेत्र में और त्रिचनापल्ली के क्षेत्र में फ्रांसीसी गुट जीत कर कब्जा कर लेता है और अब चांदा साहब को अर्काट के किले से त्रिचनापल्ली के क्षेत्र से राजा बना दिया गया। कर्नाटक के नए राजा बन गए चांदा साहब। अनवरुद्दीन मारा गया और दोस्त अली भाग रहा था इधर उधर। इसका साथ दिया नासिर जंग और अंग्रेजों ने। इसी समय अंग्रेजों ने अर्काट के किले को रॉबर्ट क्लाइव नामक एक क्लर्क के सहयोग से घेरा डलवा दिया। रॉबर्ट क्लाइव पेशे से क्लर्क बनकर आया था भारत, लेकिन इस दौरान अर्काट के किले पर उसने न सिर्फ घेरा डाला, इस पर विजय प्राप्त की और अंततः चांदा साहब मारा गया। यह सफलता थी। अंग्रेजों ने अब दोस्त अली को वहां का प्रधान बना दिया, तो फ्रांसीसियों ने जिसे गद्दी दी थी कर्नाटक में, उसे गद्दी से अंग्रेजों ने उतरवा दिया और उसकी जगह पर दोस्त अली बिठा दिया गया। इस लड़ाई की शुरुआत जिस युद्ध से हुई थी वो युद्ध था अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध 1749 में लड़ा गया। इसके बाद मुजफ्फर जंग और नासिर जंग को गद्दी पर बिठाने को लेकर संघर्ष शुरू हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों की टीम जीत गई। नासिर जंग को नवाब घोषित पहले से वो था, घोषित कर दिया गया, लेकिन विद्रोह हुआ और नासिर जंग मारा गया। ऐसी परिस्थिति में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को अब हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। बदले में मुजफ्फर जंग ने, जो कि पांडिचेरी में फ्रांसीसियों के संरक्षण में था, मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को 50 लाख रुपया देना तय किया। फ्रांसीसी सेना के लिए 5 लाख रुपया उसने डुप्ले को देने का निश्चय किया और 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की जागीर, प्रति वर्ष की आय वाली जागीर डुप्ले को दी गई। यही काम बाद में क्लाइव करेगा बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद। तो फ्रांसीसी सैनिकों ने सत्ता दिलाने के बदले में पैसा प्राप्त किया। यही खेल शुरू करेंगे अंग्रेज, बाद में आंग्ल बंगाल संघर्ष से दिखाएंगे। तो 50 लाख रुपया मिलता है फ्रांसीसी सेना के लिए, 5 लाख रुपया मिलता है डुप्ले को और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वाली जागीर यानी जमीन उसे मिल जाती है। और इस तरीके से मुजफ्फर जंग गद्दी पर बिठाने के लिए घोषित कर दिए जाते हैं। उनको बुस्सी नाम का एक सेनापति, बुस्सी का नाम मिलेगा आपको, बुस्सी नाम के एक फ्रांसीसी सेनापति के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग को हैदराबाद ले जाया जाने लगा। रास्ते में पठानों के गुट ने हमला बोला और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसको बनाया जाए? तो नासिर जंग के छोटे भाई सलाबत जंग को फ्रांसीसियों ने अगला नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि अब कोई था नहीं। और सलाबत जंग की रक्षा करने के लिए बुस्सी उसे लेकर के चला जाता है हैदराबाद और हैदराबाद के नवाब को फ्रांसीसी अपने संरक्षण में रख देते हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़ाई झगड़े में इतना पैसा खर्च हो रहा था, चूंकि ये एक व्यापारी कंपनी, सरकारी कंपनी थी, लिहाजा फ्रांस में ऑडिट हुआ तो पता चला था ये कंपनी कहीं मुनाफा कमाने, ये तो बहुत सारा नुकसान कर रही है। नुकसान का जिम्मेदार कौन? तो डुप्ले। बोला वापस बुलाओ। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले की जगह पर एक नया पदाधिकारी गोडेहू अगला गवर्नर बनकर आ गया। तो डुप्ले के बाद अगला बना गोडेहू। गोडेहू को अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसने द्वितीय चरणीय युद्ध को समाप्त करके एक संधि कर ली। द्वितीय चरणीय युद्ध को समाप्त करके उसने एक संधि कर ली। इस संधि को पांडिचेरी की संधि कहते पूछा गया है। द्वितीय चरणीय युद्ध के बाद हुई पांडिचेरी की संधि 1755 में। क्या हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए, एक दूसरे के युद्धबंदी लौटा दिए, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखते हुए भविष्य में न लड़ने की शपथ ली और यह भी तय किया कि भारतीय राजाओं के आंतरिक विवाद में हम दोनों नहीं लड़ेंगे। इस बात से डुप्ले, जो फ्रांस लौट चुका था, बहुत नाराज हुआ और उसने यहां तक कह दिया कि गोडेहू ने फ्रांस की गुलामी पर दस्तखत किया है और शायद उसका अनुभव सही था, शायद उसका अनुभव सही था। वो हमें तृतीय चरणीय संघर्ष के दौरान देखने को मिलेगा। चलिए साहब, 2 चरण हो गया। गोडेहू तक आते आते अब फ्रांसीसी अंग्रेजी बराबर हो गए, जबकि पहले चरण में फ्रांसीसी आगे थे, द्वितीय चरण में अंग्रेजों ने इन्हें बराबरी पर ला दिया। तृतीय चरण की लड़ाई
उत्तराधिकार के युद्ध से शुरू होती है। तृतीय चरण की लड़ाई सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में शुरू होती है। यहां से भी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी सारी दुनिया में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर अक्सर लड़ते रहते थे। इस बार ये लड़ाई 7 साल तक चली थी। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। यूरोपीय दुर्भावना से होने वाले लड़ाई का प्रभाव भारत में भी पड़ा। अभी संधि हुई थी, देखिए 1755 में। 1756 से युद्ध भारत में भी शुरू हो गया। गोडेहू के नेतृत्व वाली सेना उत्साह के साथ लड़ाई करने लगी और अंग्रेज पिछड़ने लगे। एक के बाद एक फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के किले जीतने शुरू कर दिए। ऐसी परिस्थिति में एक अंग्रेज का नाम मिलता है चार्ल्स आयरकूट। चार्ल्स आयरकूट नाम के सेनापति ने थोड़ा बैकफुट पे जाकर अंग्रेजों को रिकंसोलिडेट किया और फ्रांसीसियों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इसमें फ्रांसीसी पिछड़ने लगे तो फ्रांसीसी ने गोडेहू को हटा करके एक फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम मिलता है काउंट डी लाली, इन सब के नाम पूछे गए, ध्यान रखना मैं कोई चीज फालतू नहीं लिखता हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां सवाल है। अब गोडेहू को हटाकर सैनिक और असैनिक विषयों का प्रधान काउंट डी लाली को बना दिया गया। ये फ्रांसीसी है और ये हैं अंग्रेज। अब लड़ाई शुरू हो गई। शीघ्र ही अंग्रेजों ने अपना पलड़ा भारी कर लिया और एक निर्णायक युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, जिसे वांडी वाश का युद्ध कहते हैं। 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों ने हार कर सफेद झंडे लहरा दिए। लेकिन चूंकि यूरोप में युद्ध हो रहा था, इसलिए भारत में अंग्रेजों ने युद्ध जारी रखा और अंततः यह युद्ध समाप्त हुआ 1763 ईस्वी की पांडिचेरी की संधि पर। तो पांडिचेरी की संधि हुई, पेरिस की संधि, नॉट पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि हुई 1763 में। कहां पर हुई? पेरिस में। भारतीय लड़ाई में पहली संधि विदेश में कब हुई? तो पेरिस में। निर्णायक संधि, वैसे तो एक्सलॉशपल संधि हो चुकी थी। क्लॉजेस क्या थे? क्लॉज नंबर 1, फ्रांसीसियों ने हार स्वीकार कर ली और भविष्य में अंग्रेजों के साथ किसी तरह की व्यापारिक और राजनीतिक प्रदंता में संघर्ष नहीं करेंगे, इसका वादा कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने इनके विजित सारी फैक्ट्रियां और किले वापस कर दिए, लेकिन एक शर्त लगा दी कि आप इन किलों की किलेबंदी नहीं करेंगे, इन किलों में सेना नहीं रखेंगे, सिर्फ इतने ही सुरक्षा कर्मी रखेंगे जिससे कि चोर डकैत आपके व्यापारिक माल को लूट न ले, सिर्फ इतना ही आपको अधिकार होगा। इसका फाइनल परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी अब व्यापारिक प्रतिद्वंदता से पिछड़ गए। इस युद्ध में एक चीज तो निर्णित हो गई, वो ये कि भारत का नेतृत्व अब फ्रांसीसी कम से कम नहीं संभालेंगे, लेकिन अंग्रेज संभालेंगे कि नहीं अभी यह तय नहीं हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 1763 ईस्वी तक आते आते सभी व्यापारिक शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थीं। 1661 में पुर्तगाली प्रतिद्वंदता से बाहर चले गए थे। 1745 में डेनमार्कियों ने अपने व्यापारिक गोदाम बेचकर चले गए। 1759 में इसी दौर की लड़ाई में 1759 में डच हार कर चले गए थे और फ्रांसीसियों ने 1763 में सरेंडर कर दिया था। तो फाइनली 5 व्यापारिक शक्तियों में सबसे ताकतवर और प्रधान बनकर के कौन उभरे? अंग्रेज उभरे। यही तो हमारा टास्क था पढ़ने का। चलिए साहब उसे वापस ले लेते हैं। हम लोगों ने जो अपनी पढ़ाई शुरू की थी, अब हम वो यहां से आते हैं। हमने आपको वैश्विक परिस्थितियां बताई कि यूरोपीय क्यों आए, घटनाक्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनके कृत्य पढ़ लिए, यूरोपीय कंपनियों के बीच हुए संघर्ष पढ़ लिए। इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना हुई। अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना।
इसका प्रभाव क्या हुआ? आंग्ल भारतीय संघर्ष प्रारंभ होगा। सत्रह ईस्वी से 1857 ईस्वी के बीच में अंग्रेज भारतीयों से लड़ाई शुरू कर देंगे और पूरा भारत जीतने में सफल हो जाएंगे। यही घटना हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट में लिखी थी कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आंग्ल भारतीय संघर्ष, जिसमें पहला संघर्ष वो बंगाल से करते हैं 1757 से लेकर 1857 तक। अब ये 4-5 चरणीय संघर्ष हम अगले 4-5 लेक्चर में आपके बीच में रखेंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं कुछ उन फैक्ट्स की जो हम चर्चा में बोल नहीं पाए और वहां से सवाल बनते हैं, उसे भी आपको समझाते चलें। प्रारंभिक परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियों में पहला शब्द है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। मैंने बताया था कब? 1453 में। तुर्की इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना एवं उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रभाव, मैंने बताया था मसाला व्यापार पर प्रतिबंध, मसाला व्यापार पर प्रतिबंध। फिर हमने बताया कि इसी समय नई खोजें हुई, इन्हें भौगोलिक खोज कहा गया। भौगोलिक खोजों के तथ्य भी हमने आपको बताए हैं। अमेरिका की खोज 1494 कोलंबस ने कर दी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। तस्मान ने न्यूजीलैंड और आसपास की खोज कर दी। अमेरिका के मुख्य भूमि की खोज वेस्पुती अमेरिगो ने कर दी। मैगलन ने सारे पृथ्वी को घूमकर बता दिया कि गोले। ये भौगोलिक खोजों का दौर था। इसी भौगोलिक खोज के दौरान अफ्रीका से होकर एशिया तक पहुंचने के नए मार्ग की खोज किसने कर दी? तो वो था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा भारत पहुंचा और यहीं से व्यापारियों को भारत आने का एक नया मार्ग मिल गया। फिर एक एक करके लोग भारत पहुंचने लगे। क्लियर हो रहा है? ये हमने प्रारंभिक परिस्थितियां जो पढ़ाई थी उसके की पॉइंट्स हमने यहाँ नोट कर दिए, जो आपके स्क्रीन पर हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कुछ व्यापारिक कंपनियों के नाम। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं क्योंकि बहुत छोटा है और आपके स्क्रीन पे ये साफ नहीं दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए ये कॉलम हमने बनाया है। इसमें देखिए सबसे पहले यहां लिखा हुआ है पुर्तगाल। है क्या? यहां यूरोपीय समूह की लिस्ट दी गई, यहाँ कंपनी निर्माण वर्ष या भारत पहुंचने का वर्ष दिया गया, यहाँ कंपनी का नाम दिया गया। तो सबसे पहले पुर्तगाल से व्यापारी कंपनी आई। कंपनी बनने की जानकारी हमको जो मिलती है, हमको जो कंपनी बनने की जानकारी मिलती है वो है 1492 और भारत पहुंचते हैं 1498। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी का कोई नाम नहीं मिलता, इसलिए हमने नाम नहीं दिया। दूसरे समूह के रूप में आए डच। कंपनी बनी 1602 में, भारत पहुंचते हैं 1605 में। कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो इसका एक नाम जो इंग्लिश में इसका नाम लिखा जाता है वो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, लेकिन डच लैंग्वेज में इसका एक नाम है और यही नाम एग्जाम में आपसे पूछा गया। वो नाम है वेरिंगिदे ओस्ट इंडिशे कंपनी। वेरिंगिदे ओस्ट इंडिशे कंपनी, ये शब्द पूछा गया। दोनों ही नाम पूछे गए अलग अलग एग्जाम में। तो अगर आपको डच नेम पूछे तो वेरिंगिदे ओस्ट इंडिशे कंपनी, और इंग्लिश नेम तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से कंपनी बनी और भारत में व्यापार करती है। अब अंग्रेज आए अगले नंबर पर। 1600 में कंपनी बनाते हैं, 1608 में भारत पहुंचते हैं। कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से कंपनी बनी। बाद में ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाएगी। फिर आए डेनमार्क के लोग 1616 में। कंपनी का नाम स्पष्ट नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर आए फ्रांसीसी, 1664 में कंपनी बनी, 1667 में भारत पहुंचे। कंपनी के नाम मिलते हैं कंपनी द इंद ओरिएंटाल, फ्रेंच नाम कंपनी द इंद ओरिएंटाल। एक और फ्रेंच नाम इसी का मिलता है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। ये नाम लिख दिए हमने क्योंकि ये उच्चारण के दौरान हम नहीं ला पाए, नहीं लाते जानबूझ करके, क्योंकि टीचिंग एक मेथडोलॉजी है, वो एक कला है। जब हम सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है।
अगर हम बीच बीच में जटिल चीज़ें लाते जाते हैं तो आपका दिमाग स्टक हो जाता है, रुक जाता है और समझने की कोशिश करने लगता है। तो पहले हमने सरल इतिहास आपके बीच में रखने की कोशिश की। जब सब बात आप समझ गए तो कुछ टेक्निकल टर्म हमने यहाँ पर डाल दी। चलिए साहब, भारत पहुँचते हैं पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में, प्रतिद्वंदिता से बाहर हो जाते हैं 1661 तक और भारत में जाते हैं, भारत से जाएंगे 1961 में। डच कंपनी 1602 में बनती है, 1605 में भारत आती है और प्रतिद्वंदिता से बाहर होती है 1745 में। ठीक, 1745 में। अंग्रेज आते हैं 1600 में, कंपनी बनती 1608 में और भारत से जाते हैं 1947 में। टेक्निकली तो 48 में जाते हैं लेकिन आज़ाद हमें कर देते हैं। डेनिस 1616 में आए और भारतीय प्रतिद्वंदिता से 1745 में वापस हो जाएंगे। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं, 1667 में पहुंचते हैं और 1763 में प्रतिद्वंदिता से बाहर हो जाते हैं और भारत से जाते हैं 1953 में। इनसे भी जबरदस्ती पांडिचेरी खाली कराया जाता है। ठीक ना। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें से भारत से इनके प्रतिद्वंदिता की समाप्ति का वर्ष देखें तो ये 1661 में, ये 1745 में, ये 1947 में, ये 1745 में, ये 1763 में प्रतिद्वंदिता से बाहर हो जाते हैं। ये भारत से जाते कब हैं तो ये जाते हैं 1961 में, ये 1745 में, ये 1947 में, ये 1745 में, सॉरी डेनिस जाते हैं 1745, डच जाते हैं 1759, वेरी सॉरी 1759, आई एम वेरी सॉरी, ये था 1759। तो ये प्रतिद्वंदिता से भी इसी में बाहर होते हैं और भारत से भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता से बाहर होते हैं 1763 में, भारत से जाते हैं 1953 में। सारा फैक्ट कंपनी से रिलेटेड एक पेज पर हमने कर दिया। अब आप इसे कंट्रोल करके लिख लें। जैसे पुर्तगाली कंपनी बनी 1492, भारत में आई 1498, 1661 में, बल्कि इसको कायदे से अगर हम लिखें तो ये 1661 की जगह जो संधि की तिथि है वो लिखिए। तो वो संधि की तिथि है 1642, हमने आपको बताया था। 1642 में जो गोवा सूरत समझौता, इससे प्रतिद्वंदिता से बाहर हो जाएंगे और भारत से जाएंगे 1961 में। बाकी अन्य गतिविधियां हमने पुर्तगाली पेज पे दे रखा है, 4-5 पे मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया। कुछ प्रिंटेड फॉर्म में है, जो ऐप के स्टूडेंट है वो प्रिंटेड से लेंगे, लेकिन जो ऐप पे नहीं है उनके लिए इस तरह से बता दिया कि अब आप घर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करें और देखिए कि 75 to 90% क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए साहब, डचों के बारे में 1602 में कंपनी बनाते हैं, 1605 में भारत आते हैं, 1759 में प्रतिद्वंदिता से बाहर और भारत से बाहर चले जाते हैं, कंपनी का नाम भी मिल गया। अंग्रेजों, अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग तरीके के सवाल जो आपसे पूछे गए वो आगे के पेज में हमने डिटेल कर रखा है। सेम चीज़ अंग्रेजों का, फिर डेनिसों का, फिर फ्रांसीसियों का। इस दौरान हमने इन सब के बारे में आपको आवश्यकता अनुसार डिटेल बताना और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। परिणाम और प्रभाव में यहाँ देखिए मैंने बना दिया कि पुर्तगाली और अंग्रेज 1661 में वैवाहिक नीति चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन के साथ ही मित्रता हो जाएगी। डच और अंग्रेज 1759 में बेदरा के युद्ध से बाहर हो जाते हैं। डेनिस और अंग्रेज 1745 में, फ्रांसीसी और अंग्रेज कर्नाटक का युद्ध करते हैं 1746 to 60 के बीच में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का घटनाक्रम, सप्तवर्षीय युद्ध से समाप्ति, परिणाम फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता समाप्त होती है और अंग्रेज प्रधान शक्ति के रूप में उभरते हैं। फिर इन जितने भी व्यापारिक कंपनियों को हमने पढ़ा, इन्होंने भारत में कब कब कहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश की है ये भी आपको जानना चाहिए। और जब इनके फैक्ट्रियों की लिस्ट आप देखते हैं तो यहाँ से हमारे लिए सवाल मिलते हैं। तो ये हमें डचों की लिस्ट मिलती है। डच प्रतिष्ठान सबसे पहले मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी मैंने बताया, फिर पेत्तोपोली में 1605 से 6 में, और नागपट्टनम में फिर ये 1605 से 6 में जो पेत्तोपोली बनाते हैं। और नागपट्टनम में पहले एक छोटी सी फैक्ट्री इसी समय खुलती है। पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 में, गोवा में 1639 में, विमलीपट्टनम में 1641 में, कारिकल में 1645 में,
चिंसुरा जो कि आपका उड़ीसा क्षेत्र में है, 1653 में यहाँ एक किला बनाते हैं, गुस्तावस किला, ये पूछा गया आपसे। कासिम बाजार जो 1653 में। फिर बड़ा नगर 1658 में। पटना, बिहार पीसीएस के बच्चे ध्यान दें, पटना के बारे में पूछा गया है कि वहाँ सबसे पहले किस यूरोपीय व्यापारी ने फैक्ट्री बनाई, तो वो थे डच, 1658 में। बालासोर उड़ीसा 1653 में। नागपट्टनम 1658 में। यहाँ देखिए, यहाँ भी नागपट्टनम, यहाँ भी नागपट्टनम। यहाँ गतिविधियाँ इन्होंने शुरू की, यहाँ पर फैक्ट्री का रूप दिया और अंततः 1690 में यहाँ पर उन्होंने मुख्यालय बना दिया। ठीक है। गोलकुंडा में 1660 में और कोचीन में 1663 ईस्वी में। फोर्ट विलियम, अब फोर्ट विलियम दो नाम मिलेगा, अंग्रेजों का एक किला है फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में बना है, और इनका फोर्ट विलियम है वो कोचीन में बना है। तो दो फोर्ट विलियम भारत में है, एक पश्चिमी तट पर कोचीन में जो डचों ने बनाया, एक पूर्वी तट पर बंगाल में कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है। कोचीन निम्न समूहों के नियंत्रण में रहा। कोचीन एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह थी, मसाला मंडी थी, जिस पर फ्रांसीसियों को छोड़कर बाकी सभी ने अपने व्यापारिक काम किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपना यहाँ काम शुरू किया। डचों ने 1663 ईस्वी में, अंग्रेजों ने 1814 ईस्वी में। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कमीशन बनाता है, जरा गौर से सुनिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में है कि निम्न कथनों में क्या सत्य नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया था। पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री बनाई। डचों ने 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के इलाके पर कब्जा कर लिया। नंबर 3, अंग्रेजों ने भी यहाँ अपने काम किए। और फिर चौथा डाल दिया कि फ्रांसीसियों ने भी यहाँ अपनी बस्ती बसाई। तो यही एक बात गलत थी और उस क्वेश्चन में इस तरह से आंसर आपको निकालना था। ऐसे भी सवाल कमीशन पूछता है क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा। तो ये जो हम फैक्ट्स लिस्ट आपको देते हैं, ये विगत वर्षों के क्वेश्चन को जब तक आप नज़र नहीं करेंगे तब तक आप भी ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे भी कंपनियों पर ऐसे सवाल पूछ सकता है। यहाँ कोचीन के लिए पूछा, कल को सूरत के लिए पूछ देगा कि सूरत में किसकी फैक्ट्री नहीं थी। इसी तरह से हुगली के लिए पूछ सकता है जो महत्वपूर्ण स्थान है, मछलीपट्टनम के लिए पूछ सकता है। तो जब इस तरह का एक भी क्वेश्चन आप देख लें तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं। ये कब होता है, जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं। आप विद्यार्थी लोग चिंता ज़्यादा करते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं, कैसे पास होंगे। यदि पढ़ने के बाद थोड़ा सा आत्म मंथन करें, थोड़ा चिंतन करें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग और कैसे सवाल कमीशन बना सकता है, अगर इस पर विचार करें तो किसी टीचर की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं है। चूँकि आप ऐसा नहीं कर पाते इसलिए आपको मार्गदर्शक वर्ग की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं की अभी तक। आजकल भी हमें ऐसे बहुत से विद्यार्थी मिलते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, खुद पढ़ाई की, थोड़ा टाइम लगाया, पढ़ाई की। अंग्रेजों और इनकी फैक्ट्रियों की लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बाद में इस पर नोट्स बनाएंगे। चलिए, अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री देखिए मसूलीपट्टनम में 1611 में, सूरत में 1613 में, ये पहली किलाबंद बस्ती थी। तीसरी आगरा में 1618 ईस्वी में, चौथी अहमदाबाद में 1618 में, भरूच या भड़ोच में 1618 में, अरमा गांव में 1626 में, हरिहरपुर में 1633 ईस्वी में, बालासोर में 1633 ईस्वी में, मद्रास में 1639 में। और यहाँ पर उन्होंने किला बनाया। पूछा गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, बस्ती के नाम दे देगा तो मद्रास। हुगली में 1651 में, पटना में 1690 में। अब देखिए, पटना में पहले डच, फिर आगे अंग्रेज। तो चार ऑप्शन दिया गया था बिहार पीसीएस 2 साल पहले के एग्जाम में, मतलब पिछले साल के एग्जाम में। तो वहाँ देखिए पटना की लिस्ट अगर आपके पास है तो आप मिलान कर लेंगे। कासिम बाजार 1690 में, 1698 और 1700 में कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना बनी। 1700 में ये पहला प्रेसिडेंसी नगर बना, प्रेसिडेंट बने सर चार्ल्स आयर। और 1774 से 1911 तक भारत में अंग्रेजों की राजधानी बनी। ध्यान से सुनिए, अभी हम अंग्रेजों के बारे में विस्तार से कल पढ़ाएंगे। अंग्रेज आखिर इतने सफल क्यों हुए, इस विषय की चर्चा कल होगी। अंग्रेजों की सफलता की पॉलिसी पर चर्चा कल होगी। अंग्रेजों का प्रारंभिक मुख्यालय जो बना वो था सूरत। सबसे पहली बस्ती थी मछलीपट्टनम, जो पहला मुख्यालय बना वो था सूरत। लेकिन
1700 ईस्वी में कलकत्ता बन गया मुख्यालय और 1711 ईस्वी से लेकर के 1774 ईस्वी तक इस क्षेत्र में काम हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया कलकत्ता। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता बनेगा अंग्रेजों का मुख्यालय और 1774 से 1911 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय रहेगा कलकत्ता। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा होगी, तब राजधानी परिवर्तन की घटना होगी और कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट होगी दिल्ली। 1912 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों की राजधानी रहेगी दिल्ली। ग्रीष्मकालीन राजधानी बन जाएगी शिमला और सामान्य दिनों में राजधानी रहेगी दिल्ली। आगे के काल में इसकी चर्चा पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ये अंग्रेजों की विभिन्न फैक्ट्रियों की यहाँ हमने चर्चा आपको की। एक दो नाम और नीचे हैं, जरा उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये काशिम बाजार तक हमने आपको बता ही दिया था। गोविंदपुरी सूतानाथी कोलकाता में कैसी फैक्ट्री बनी, इसकी चर्चा करेंगे। फोर्ट विलियम नाम का जो किला है वो कलकत्ता में बना है। तो दो किले इन्होंने बनाए हैं, दोनों की चर्चा हमने यहाँ पर आपको कर दी। अब बात करते हैं फ्रांसीसी बस्तियों की, ये इसलिए दिखा दिया। फ्रांसीसी प्रतिष्ठान सूरत में 1668 में, 1668 में, मसूलीपट्टनम में 1669 में, सैंथोमी में 1672 में, पांडिचेरी में 1673-74 में, 1673-74 में, 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया। चंद्रनगर 1692 फोर्ट ऑन्गिरस नाम का यहाँ किला बना। मॉरिशस में 1721 में, माही में 1725 में और कारिकल में 1739 में इन्होंने अपनी व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। अगर इसको मैप वाइज आप देखना चाहें तो हम इसे भी आपको एक बार स्क्रीन पे पॉज करके दिखा देते हैं, जिससे कि जब कभी आप स्क्रीन खोलें तो पॉज करके उसे चाहें तो आवश्यकता अनुसार इसे देख सकते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन पर आप गौर करें तो उत्तर यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है। रेड कलर से जितने स्पॉट हैं वो पुर्तगालियों के स्थल हैं, ब्लू कलर से जितने स्थल हैं वो डचों के स्थल हैं, ब्लैक कलर से जो स्पॉट है वो सब अंग्रेजों के हैं, ग्रीन कलर से फ्रांसीसी स्थल हैं और जो क्रॉस निशान बनाए गए हैं वो डेनमार्क यानी डेनिश स्थल है। तो देखिए लाल रंग के जितने स्पॉट हैं आप मिलान करेंगे तो पीछे जो आपको हमने लिस्ट दी हुई, अगर वहां से साफ दिखे तो ठीक, वरना यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से स्थान का नाम है जैसे दीव तो 1535 में, दमन 1558 में, बेसिन 1533 में, गोवा 1510 में। तो राजधानी बनेगी 1639। तो ये जो 30 है, ये 39 नहीं, ये 1639 में डचों ने इस पर कब्जा किया, ये लिस्ट है। तो रेड कलर से नाम दिखेगा। ग्रीन कलर से फ्रांसीसी स्थल देखिए, यहाँ पर माही नाम की एक जगह दिख रही है, ये फिर ये नीले रंग की जगह देखिए डचों के रूप में। तो ये स्थान हमने लिस्ट आउट कर दिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाते आप लोग तो पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके आप ये लिस्ट, ये मैप बना सकते हैं। ये वही मैप है जो कमीशन इस्तेमाल करता है। वैकल्पिक विषय के विद्यार्थियों के लिए यही मैप दिया जाता है। ये ओरिजिनल मैप है, ये ऑप्शनल के बच्चों के लिए भी मैप काम आता है, हम जीएस में भी आपको दिखा देते हैं। ये ओरिजिनल मैप है जो यूपीएससी एग्जाम में देता है। अंतर सिर्फ ये है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, हमने इसमें समुद्र का रंग नीला दिखाकर थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना दिया है। यही चेंज हमने केवल किया है, बाकी एज इट इज ये वही मैप है। इसी तरह से स्टेट लोकेशन भी हमारे मैप में होता है। लेटेस्ट मैप में जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख को भी अलग से दिखाया गया है, ठीक। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश की।